हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं 12वीं कक्षा का 4 पाठ, जिस पाठ का नाम अर्धनारीश्वर। जिस पाठ का कहानी का सारांश बिल्कुल आसान भाषा में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखना है और इसका एक से एक शब्द को क्या करना आपको समझ लेना। चलिए, क्या है 12वीं कक्षा का 4 पाठ है, जिस पाठ का नाम अर्धनारीश्वर। इस पाठ से भी बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में कहानी का सारांश भी पूछ जाता है कि अर्धनारीश्वर कहानी का पाठ के आधार पर अर्धनारीश्वर कहानी का सारांश लिखे। तो इस वीडियो को आप देखे होंगे तो आप आराम से कहानी का सारांश लिख सकते हैं। चलिए, वो भी बिल्कुल अपनी भाषा में। तो वीडियो को हम ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर कहानी का प्रथम लाइन, प्रथम पंक्ति पाठ का सारांश है। ये अपने से बनाया गया है अपना भाषा में। आपको यदि कहानी समझ में आ रही है तो क्या करना है, आप अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, चलिए हम ज्यादा देर करते शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर शिव को कहा जाता है। मतलब अर्धनारीश्वर किसको कहा जाता है? शिव को। इसका प्रतीकार्थ यह है कि मनुष्य अर्धनारी युक्त है, अर्थात नारी पुरुष का आधा अंग है अथवा वह समान पूर्णतः समान है। मतलब कि अर्धनारीश्वर शिव को ही कहा गया। इसका प्रतीकार्थ यह है कि मनुष्य अर्धनारी युक्त है, अर्थात नारी पुरुष का आधा अंग है। मतलब अर्धनारीश्वर पूछा जाएगा अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का। इसमें बताया गया कि अर्धनारीश्वर शिव को ही कहा गया है, जिसका प्रतीकार्थ यह है कि मनुष्य अर्धनारी युक्त है। मनुष्य क्या अर्धनारी युक्त है, अर्थात नारी पुरुष का आधा, अर्थात नारी पुरुष का आधा अंग है। अर्थात खूब बने समझिएगा, अर्थात कि नारी पुरुष का आधा अंग, आधांगी उसको भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आधा अंग का मालिक होती है, अतः वह समान है, पूर्णतः समान है। मतलब आधा पुरुष का जीवन आधा स्त्री का जीवन, दोनों मिलेगा तब जाके होगा। हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए। चलिए, यह कल्पना भी बहुत बड़ी विलक्षण है। शिव शक्ति का संगम, अतः इतना ही समानता है कि एक दूसरे के गुण दोष नहीं हो सकते। है कि यह बहुत ही कल्पना जो है जो बहुत विलक्षण है। शिव का संगम, शिव शक्ति का संगम, अतः यह शिव यह पाठ जो दिया है शिव और पार्वती के जीवन पर आधारित है। अतः यह इतनी समानता है कि एक दूसरे के गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकते। क्या बताया गया कि एक का गुण दूसरे का दोष नहीं, दूसरे का दोष एक का गुण नहीं हो सकता। यदि नारियों के गुण, यदि नारियों में नारी के गुण आगे तो इससे उसकी मर्यादा की हानि नहीं हो सकती। कहा गया है कि यदि नारियों में नारी के गुण आ जाए तो उसकी मर्यादा की हानि नहीं हो सकती है, अपितु उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होगी, मतलब और ही विस्तार बढ़ते ही रहेगा। यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता, जो कि रूप नहीं देखता किनारे में नारी कहीं गुण दिखता। यह उनकी शुद्धता का कारण है। यह सत्य है कि संसार में स्त्री पुरुष दोनों है। यह बात सत्य है कि संसार में स्त्री और पुरुष दोनों है। नारी यह समझती है कि यदि उसमें पुरुषोचित गुण समाहित हो जाएंगे तो उसके नैतिक का भी तुरास्पात हो जाएगा। मतलब नारी यह समझती है कि अगर नारी में पुरुष का गुण समाप्त हो जाए तो समझिए उसका महत्व खत्म हो जाएगा, तुरस्पात हो जाएगा। यही हालत पुरुष की भी हो। यदि उसमें नारीत्व का गुण संस्कार आ जाए तो यह उसका स्वभाव नारी जैसा हो जाएगा। यदि किसी लेखक बताते हैं कि यदि किसी पुरुष में नारी के गुण आ जाए तो उसका स्वभाव नारी के जैसा हो जाएगा। और समाज के लोग उसको क्या क्या नाम से रखते हैं, जिसमें जो पुरुष नारी का टोटल काम काज करता है उसमें उनका गुण रहता है उपलब्ध, तो उसको समाज बहुत गलत गलत बात करता है। वही बात बताएगा उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, तो नारी जैसा हो जाता है। यह तथ्य दिनकर जी को पीड़ा पहुंचा रहा है। और यह जो बात है स्त्री और पुरुष वाला, यह बात रामधारी सिंह दिनकर के दिल को, मन को पीड़ा पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है। यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतक रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद और प्रसाद, कौन प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह इतना ही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतक रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद और प्रसाद का चिंतन भी उन्हें रास नहीं आ रहा है। इनके द्वारा भी बताया गया था, उनको समझ में रास नहीं आ रहा है। उनकी मान्यता है कि जो परमात्मा ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया, लेखक बताते हैं कि जब
परमात्मा ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन है होते हैं बंटवारे करते? तो हम इस जीवन को बांटने वाले कौन होते हैं? वे नारी के पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीकों को अपनाकर नारी को गुलाम बना रहा है। क्या बताते हैं? लेकिन बताते हैं कि पुरुष वे नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीकों को अपनाकर नारी को क्या बना, गुलाम बना रहा है। ठीक है, नारी को गुलाम बना रहा है पुरुष वर्चस्व तरीकों को अपनाकर। जब कृषि व्यवस्था का विस्तार किया गया उस समय पुरुषों खेत पर गया और नारी ने घर संभाला। यह बात बहुत ही सोचने वाली है, यह प्राचीन काल की बात है। यह बात उस समय क्या है कि जिस समय पहले से कोई भोजन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों तरह जाते, क्योंकि इस पर न घर का न ही खेती का आविष्कार हुआ था। मतलब भोजन की तलाश में स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन जब कुछ दिन के बाद कृषि का आविष्कार हो गया, मतलब खेती किया जाने लगा, उस समय से स्त्रियों का जो जीवन था वो सीमित हो गया। उसको घर पर एक रखा जाता था और पुरुष काम करने के लिए बाहर भी जाते थे। कारण क्या था कि घर पर जो भी खाने की वस्तु, जो भी मतलब वस्तु मूल्यवान वस्तु रखा गया था, उसको कोई उठा के नहीं ले जाए या कोई जीव जंतु अगर खा न जाए, इसलिए उसको रखवाली करने के लिए घर पर स्त्रियों को रखा गया था। लेकिन इसका धीरे धीरे विस्तार बढ़ते बढ़ते आज ऐसा समय आ गया इस समय में, आधुनिक काल में, कि स्त्री का जीवन चौखट के भीतर मतलब घर में सीमित रह गया और पुरुष का जीवन बहुत बड़ा विस्तार हो गया। वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है, लेकिन यहाँ स्त्री बस घर में ही रह सकती है। यही बात है कि लेखक नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीकों को अपनाकर नारी को गुलाम बना रहा है। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया गया उस समय से पुरुष खेत पर गया, मतलब बाहर काम करने के लिए खेत पर विदेश की बात कमाने गया, और नारी ने घर संभाला। से भी कहा जाए तो घर जो स्त्री होती है घर का मालिक होती है, गृहिणी होती है। यहाँ से जीवन दो भागों में बट गया। यहाँ से जीवन कितने भागों में? दो भागों में। एक घर में रहने वाला चल, एक घर में और एक बाहर की जिंदगी, जिसमें स्त्री घर में रहे पुरुष बाहर खेत पर काम करे। बढ़ गया। नारी पराधीन होकर अपनी समस्त ऊर्जा और मूल्य भूल गई। नारी क्या हो गई? पराधीन होकर के अपनी समस्त और ऊर्जा, जितना भी उनकी शक्ति था और जितना नारी का मूल्य था, कितनी मूल्यवान थी, वो सब कुछ खत्म हो गई, क्योंकि उनका जीवन घर में ही सीमित कर दिया गया। अपने अस्तित्व की अधिकार में भी नहीं रही, अपने अस्तित्व का अधिकार भी उसको नहीं मिला। उसका जीवन कैसा नरक बना दिया पुरुषों ने, यह इस कहानी में बताया गया। चलिए, पुरुष को यह लगा कि उसका सारा अस्तित्व उसके पुरुष होने में ही छिपा है। पुरुष को क्या लगा कि उसका सारा अस्तित्व उसके पुरुष होने में ही छिपा, मतलब सब कुछ पुरुष में ही है। अर्थात जो भी करे वो पुरुष करे तो ठीक है और स्त्री करे तो खराब है। उसके साथ ही समाज ने भी सारे नारी को भोग्या मान लिया, उसका उपभोग डटकर होने लगा। बाद में क्या हुआ कि यह बात एक देखा इसकी इधर से उधर भी होने लगा, और उसके साथ भी समाज ने भी मतलब उसके साथ समाज ने भी नारी को भोग्य मान कर लिया और उसका उपभोग डटकर करने लगा। नारी को इस जीवन में होने वाली संसाधन जैसे समझ ले कि जितना चाहे नारी का उपयोग करते रहे अपने जीवन में, वो कुछ नहीं बोलने वाली है। भारतवासियों ने नारी को आनंद की खान मानकर उसका जी भर उपभोग किया। भारतवासियों ने, भारत के लोगों ने नारी का क्या समझा? खान समझकर जी भर उसका उपभोग किया। उसका लगा कि खनिज संसाधन है, जिसका उपयोग बहुत मात्रा में किया। यहाँ दिनकर जी के मान्यता है कि नर और नारी एक ही बराबर के प्रतिभागी है। दिनकर जी का मानना है कि यहाँ पर नारी, पुरुष और नारी क्या है? एक ही बराबर के प्रतिभागी है। जिससे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वो नारी का भी एक क्षेत्र है। मतलब जिससे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, अपना काम का क्षेत्र मानता है, उस समझ लिए कि वह नारी का भी एक क्षेत्र है। लेकिन पुरुष ऐसा होने नहीं देता है। अतः अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अपूर्ण है। मतलब अतः इसलिए अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं, इसी बात का गवाह सबूत नहीं कि नारी और
न जब तक बोला कि दोनों अपूर्ण है और मिल जाए तो पूर्ण, ऐसा ही नहीं बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि न सिर्फ पुरुष में नारीत्व की ज्योति बने रहे, मतलब बस इस वक्त कम दिखाई देता है, वहां ठीक दिख रहा हो क्या, तब तक दोनों पूर्ण है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है, गवाह है कि न सिर्फ पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, मतलब केवल यह बात नहीं कि केवल पुरुष में ही नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। कहने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं हुआ लेखक मतलब कि केवल कोई दुनिया में अच्छा काम केवल पुरुष ही करे, नारी को मौका नहीं दिया जाए। आजकल ऐसा समय है कि हमारे देश की नारी, हमारे देश के औरत लोग, हमारे देश की महिलाएं कहां से कहां तक पहुंच गई है, पुरुषों के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रही है और जितने भी दुख कष्टों का सबका सामना कर रही है और कदम में कदम मिला करके एक से एक कष्टों कठिनाइयों को दूर कर रही है और एक से एक काम को वह कर रही है। तो इसका मतलब नहीं कि पुरुष ही नारीत्व की ज्योति बने, नारी नहीं, मतलब सब कुछ पुरुष ही करे, नारी को कुछ अधिकार नहीं मिले, ऐसा कुछ नहीं है। यही बात लेखक रणधारी सिंह दिनकर जी इस पाठ में बताया है। इस पाठ को पूरा आपको जानकारी लेना है तो आराम से क्या करना है कि वीडियो को रुक कर देख लेना है और इस पाठ पे अपने जो किताब में जो लिखा है उसको लाइन बाय लाइन खूब अच्छे से आपको समझना और अपने तरीके से कहानी का सारांश बनाना है। चलिए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तक कर दीजिएगा ताकि एक से आठ वीडियो आपके पास डाला जाए तो पहले उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाए। बहुत ही जल्दी इसमें हम कैमरा की व्यवस्था करें, उसके बाद में वीडियो बहुत ही अच्छा क्वालिटी और लाइव क्लास किया जाएगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे फिर एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।